नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5 के बारे में, जो कि है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। अब आपने सभी ने अच्छे से देख रखा है, सुन रखा है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोल के बारे में तो आप लगभग रोज़ सुनते हैं, गाड़ियों में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक ईंधन का साधन है, ठीक है। और लगातार पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे थे, सरकार के खिलाफ काफ़ी इस मुद्दे भी चलाए जा रहे थे। तो चलिए हम बात करेंगे आज कोयला और पेट्रोलियम, जो आपका चैप्टर है 5th नंबर का, उसके बारे में। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल जो आपका शॉर्ट जितने भी आपके फॉर्म में चैप्टर दिए गए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप उनको एक बार अच्छे से समझ सके और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको आप समझ सके कि पार्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर किस बात की डायरेक्शन दिए गए हैं, क्या हमें सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। बाकी अभी तक शायद 4 चैप्टर हो चुके हैं, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आपका रेस्पॉन्स बहुत कम है। जब मैंने कम्युनिटी के माध्यम से, पोल के माध्यम से आपसे पूछा तो आपने बहुत रेस्पॉन्स दिया कि क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन जब क्लासें जिस भी मेथड में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत कम आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ देखिए आपने क्या सीखा। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बुक में आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी, छोड़िए इस चीज़ को, लेकिन मोटे मोटे तौर पे क्या इस चैप्टर में दिया गया है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अब कोयला दोस्तों आपने देखा होगा कोयला का निर्माण कैसे होता है। कोयले का निर्माण ऐसा होता है कि जो प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो जो पेड़ पौधे, पत्तियाँ वगैरह, ठीक है, या फिर गली सली जो चीज़ें हैं वो मिट्टी के नीचे दब गई और काफ़ी समय बाद उनको जब खोदा गया तो वहाँ से ईंधन के रूप में, व कोयले के रूप में हमें प्राप्त होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोलियम भी इसी प्रकार से सड़ी गली चीज़ों के कारण नीचे जो है वो वहाँ पे दबा हुआ है काफ़ी नीचे। काफ़ी समय से पृथ्वी का जो सर्कल है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इस दौरान वो नीचे गैसें वगैरह विद्यमान है, और उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया, जीवों के माध्यम से जिसका निर्माण हुआ है, तो पेड़ पौधे, वनस्पति, ठीक है, ये सब क्या है, जीवाश्म है। आगे देखिए आगे की लाइन क्या कह रही है। आगे की लाइन ये कह रही है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए अभी अभी मैंने यही बोला कि पहले के काल में जो चीज़ें दब गई नीचे, जीवाश्म जैसे पेड़ पौधे या फिर कंकाल वगैरह, तो इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन कहलाते हैं। अब आपके दोस्तों जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, वो ऐसा कैसे आता है कि समाप्त होने वाला ईंधन कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये है क्या है, ख़त्म होने वाले संसाधन है। मतलब भविष्य में, अब जैसे आप देख रहे होंगे पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती है, बिल्कुल चलती है, तो इसके साथ साथ ही दोस्तों अभी क्या चल रहा है, सीएनजी की गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है। वो क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम है वो एंडिंग की ओर है। मतलब आने वाले कुछ सालों में बात की जाए, अभी पता नहीं कितने सालों में, ये तो पता नहीं, लेकिन हम बात करें तो लगभग 50 साल के अंदर आपका पेट्रोल है। 50 साल तो ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आने वाले कुछ 20-30 सालों में पेट्रोलियम वो समाप्ति की ओर है। इसीलिए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। ये जो सोलर पैनल है उससे गाड़ियाँ चलाई जा रही है, बैटरी से गाड़ियाँ चलाई जा रही है, इस प्रकार से, है ना। आगे देखिए यहाँ पे कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद होते हैं। मतलब कोयले से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, कोक, कोलतार वगैरह। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। मतलब पेट्रोलियम का अपन अगर शुद्धिकरण करें, मान लीजिए कि आपको पेट्रोल मिल गया कहीं पे जीवाश्म के रूप में, तो उसका क्या किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने पे सबसे पहले क्या निकलता है, आपका जो पेट्रोल है, तो सबसे उच्च क्वालिटी का जिसको मानते हैं, तभी ये सबसे महंगा होता है, वो निकलता है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो डीजल के रूप में होता है, फिर मिट्टी का तेल के रूप में होता है, फिर पैराफिन, मोम बनता है, फिर स्नैक तेल बोलते हैं उसको। इस प्रकार की चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, अतः इन्हें हमें न्यायोचित इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये भी दिया गया है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्ज़ाम के लिए कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं और भविष्य के लिए किसको हम कम यूज़ करें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आंसर आपको देना होगा कोयला और पेट्रोलियम।
चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया जीवाश्म क्या है, कोयला पेट्रोलियम क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और हमें किस प्रकार से इसका यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों को लेके डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में आपको पूरी किताब भी बताई जाएगी, बुक का पूरा चैप्टर के हिसाब से। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के लाभ क्या है। अभी अभी मैंने ऊपर बात की थी कि सीएनजी का उपयोग है वो आजकल होने लग गया है गाड़ियों में, और एलपीजी तो आप जानते ही है, जो अपन गैस यूज़ करते हैं रसोई में वो एलपीजी गैस कहलाती है, इनसे भी गाड़ियाँ चलती है। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी है। अब सीएनजी और एलपीजी सस्ते हैं पेट्रोल की अपेक्षा अगर बात की जाए, और इनसे जो धुआं वगैरह निकलता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो वायुमंडल के कारण वायु जो प्रदूषण का कारण है वो भी इनसे कम होता है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जाता है, मतलब डायरेक्ट इसको जला के काम में यूज किया जाता है, जहां इनकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। अगर आप बड़ी सिटी में देखते हैं तो बड़ी सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई वगैरह, मद्रास इस प्रकार की, तो यहाँ पे जो आपको एलपीजी और इस प्रकार की गैसें हैं, मतलब रसोई में जो गैस कनेक्शन होती है वो डायरेक्ट आपको पाइप के माध्यम से मिलती है। ये इसका उदाहरण आप दिल्ली में आराम से देख सकते हैं। अगला देखिए, पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मतलब पेट्रोलियम का जो अभी मैंने बताया कि उसका शुद्धिकरण किया जाता है, फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनती है, तो यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए अपन कौन सा उसका निकलता है चीज़ जिसका अपन उपयोग करते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। कोलतार आपने देखा होगा कि एक उसको अपन डामर बोलते हैं, वो कोलतार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसका उपयोग करते हैं आजकल, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये एक प्रक्रम कहलाता है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। कितनी बात की गई है, 300 मिलियन वर्ष। अब 300 मिलियन आप सोच सकते हैं, 300, 3000, 3 लाख, 3 मिलियन की बात की गई है। तो उस दौरान जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी, पेड़ पौधे थे, वो नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए, मतलब गल गए। ठीक है, गहरे होते गए, जिनसे उन पर ताप और दाब बढ़ गया। तो ताप और दाब बढ़ गया, वो गलने लगे, तो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। इस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे आपके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आपको दिया गया है, खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, वो परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, सीएनजी। अभी अभी हमने बात की थी सीएनजी। ठीक है, आपके क्षेत्र में मिल जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सामने आपको टिक करना है, गलत कौन सा है और सही कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार के देखिए, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ यहाँ प्रश्न उत्तरों का, वो सेम आपका एग्ज़ाम के रिव्यू के अकॉर्डिंग है। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम लगेगा वो सब में इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। तो अभी से आप इनको देखते रहिए, आप बाद में इनको रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको एक बार में वापस से रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये बात असत्य है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में कैसे बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। वो तो बिलियन वर्षों की बात की गई है, जो मिट्टी के नीचे दब गए, उनसे फिर निर्माण होता है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये तो गलत बात हो गई। अभी अभी हमने पढ़ा पेट्रोल ज़्यादा प्रदूषक वाला है, जबकि सीएनजी है वो कम प्रदूषक है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, कोक जो है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, जो कि अपन उसको डामर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये बात भी सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, उसमें कई सारी शुद्धिकरण के लिए चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे कि उसका निर्माण होता है, किसका, कोलतार का। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये गलत बात है। मतलब अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था पेट्रोलियम, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल, फिर कॉर्फिन, इस तरह से ये चीज़ें निकाली जाती है, तो वो क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन का तो रूप हो गया वो। आगे देखिए, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो ये बात आपको समझानी होगी कि ये क्यों है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे
जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त होते हैं। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि लाखों समय के बाद किसी चीज़ का निर्माण होता है, और अगर पृथ्वी पर इतनी आबादी का जो क्षेत्र है, जो लगातार जनसंख्याएं वृद्धि हो रही है, तो इतने लोग उसका उपयोग में करेंगे तो आप जानते हैं कि वो जल्द ही समय में खराब या नष्ट या ख़त्म हो जाएगी। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन आपको करना है। यह कठोर, सनद्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन है, तो वह है आपका कोक। कोक का उपयोग इस्तेमाल इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आगे देखिए, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए, इनके शरीर में समुद्र के पेंदे में जाकर जमा हो गए, फिर रेत तथा मिट्टी के तवों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम है वो उसका निर्माण होता है समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके माध्यम से। ठीक है, कोयले का निर्माण आपने देखा कि जीवाश्म जो पेड़ पौधे थे उनके दबने से होता है, इस प्रकार से। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत की विद्युत कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आलेखित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और ये जो सर्किट है, ये जो आलेखित है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा चैप्टर था ये, कोयला और पेट्रोलियम, और इसमें दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न वो इसी प्रकार के बनते हैं कि कोयला पेट्रोलियम है वो किस प्रकार के संसाधन है, या फिर इसका निर्माण कैसे होता है। बस एक आध प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। मतलब इस चैप्टर से जो आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक पहला चैप्टर है, उससे अगर आपके 8 नंबर का पूरा प्रश्न बनता है एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें से 2 नंबर का ही बनता है। इस प्रकार आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने पढ़ लिया ये क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, इसको हमें भविष्य में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए ताकि ये आसानी से थोड़ा ज़्यादा समय तक चल सके, इन बातों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अध्याय नंबर 5 है वो कुछ समझ में आया होगा, क्या है किसके बारे में है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दे दोस्तों, ताकि हमारे को भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम आपको और भी बेहतर स्टडी प्रोवाइड करवा सके। बाकी कक्षा 5 और कक्षा 8 का रिजल्ट आ चुका था आज राजस्थान बोर्ड वाले के लिए। तो सभी विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षाओं में जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।